हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है टेकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस ऑफिसर्स जैक और एडी को दिखाया जाता है। ये दोनों सिटी का राउंड लगा रहे थे कि तभी इन्हें हेड ऑफिसर का कॉल आ जाता है। हेड ऑफिसर जैक को दो क्रिमिनल्स का नाम और लोकेशन बताकर उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और कॉल काट देता है। फिर इसके बाद ये दोनों उन क्रिमिनल्स के लोकेशन पर जाने लगती हैं। वहीं इसी के पैरेलल में हम जॉर्डन नाम के एक आदमी को देखती हैं। जॉर्डन अपने हाथ में हैंडबैग लेकर एक बैंक के अंदर जाता है। इस बैंक में घुसते ही जॉन नाम का एक आदमी जॉर्डन को घूरने लगता है और उसका कुछ दूर पीछा करके अलग जगह खड़ा हो जाता है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय भी था जो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। आगे हम जॉर्डन को बैंक के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में किसी का वेट करता हुआ देखती हैं और तभी वहाँ पर जॉन और वो डिलीवरी बॉय जैस आ जाती हैं। इधर हमें पता चलता है कि असल में जॉर्डन इस बैंक को लूटने आया है और ये दोनों जॉर्डन के ही साथी हैं। आगे यहाँ पर इनकी टीम का चौथा मेंबर जोसेफ भी टॉयलेट क्लीनर के कपड़े पहनकर आ जाता है। दरअसल जोसेफ और जैस दोनों सगे भाई हैं। अब एक दूसरे से मिलकर ये चारों चोरी करने जाती हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर जैक और एडी उन बताए गए क्रिमिनल्स के अपार्टमेंट में जाकर वहां नॉक करती हैं और गन तान लेती हैं। तभी एक क्रिमिनल दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखते ही भाग जाता है। इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जैक भी उसके पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे अरेस्ट कर लेता है। जैक को यकीन था कि उसके पार्टनर ने दूसरे वाले मुजरिम को पकड़ लिया होगा, लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसका पार्टनर जख्मी था और कह रहा था कि दूसरा मुजरिम मुझे मारकर खिड़की से भाग गया। तब इसे सुनकर जैक निराश हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन और उसके साथी डिलीवरी बॉक्स और हैंडबैग में छिपाकर लाए हुए हथियारों और कॉस्ट्यूम को निकालकर उसे पहनने लगते हैं और इन्हें पहनकर लिफ्ट से बैंक के अंदर जाती हैं। दरअसल ये बैंक इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ही था। बैंक के अंदर जाकर ये लोग वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और सभी कस्टमर को होस्टेज बना लेती हैं। वहीं बाकी साथी जल्दी जल्दी सारा पैसा लूटने लगती हैं। पर इस बीच बैंक की एक एम्प्लॉय चुपके से डेस्क के नीचे का इमरजेंसी बटन दबा देती है। इसे दबाते हुए जॉन उसे देख लेता है और उस लेडी एम्प्लॉय को दूसरे कमरे में ले जाकर न्यूज चैनल और मीडिया वालों को यहाँ बुलाने को कहता है और वो लेडी ऐसा ही करती है। कॉल पर बात करते ही मीडिया वाले हेलीकॉप्टर से आने लगती हैं। वहीं इमरजेंसी बटन से सिग्नल मिलने पर यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और बैंक से निकलने वाले सभी दरवाजों को घेर चुकी थी। अब सीन एजी नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड पर जाता है जो उस बैंक के छत में खड़ा था। एजे मीडिया के हेलीकॉप्टर को देखकर उन्हें अपने पास बुलाता है, इसलिए मीडिया वाले वहाँ अपना हेलीकॉप्टर रोकते हैं और तभी एजे उन्हें गन पॉइंट में ले लेता है। असल में एजे भी जॉर्डन की टीम का मेंबर था। अब चारों रॉबर्स ऊपर आकर उस हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेती हैं और उन रिपोर्टर्स को उनके हालत में छोड़कर वहां से निकल जाती हैं। आगे काफी दूर आकर ये लोग हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं और उससे अपने पैसों का बैग निकालकर उस हेलीकॉप्टर को ही ब्लास्ट कर देती हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। इसके बाद ये पांचों अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां से अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती हैं। अब सीन एक आदमी पर आता है जिसे सजा पूरी करने पर जेल से आजादी मिल गई थी। असल में इस आदमी का नाम घोस्ट है और ये जेल जाने से पहले जॉर्डन की टीम का लीडर रह चुका है। जेल से निकलकर घोस्ट डस्टबिन के पास जाता है और वहाँ से एक सीक्रेट जगह में छिपाया हुआ अपना बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स के अंदर गन और कुछ पैसे थी। इन्हें अपने पास रखकर घोस्ट एक रशियन माफिया के कमरे में जाता है और उससे एक डील करता है। अब ये डील क्या थी ये हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम जेस और जोसेफ को एक होटल में देखती हैं। यहाँ इन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती हैं और इसके बाद जेस नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है। यहाँ एजे पियानो प्ले कर रहा था। जेस एजे को इनकरेज करता है और उसके सामने वाले रूम में लिली से जाकर मिलता है। लिली जेस से पहले घोस्ट की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन घोस्ट के जाने के बाद वो अब जेस से इंगेज्ड है। यहाँ जेस लिली को रिंग गिफ्ट करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो इसे सुनकर लिली हाँ कर देती है और ये दोनों किस करने लगती हैं। अब सीन जैक और एडी पर आता है। उन बैंक रॉबर्स को ढूंढने का केस इन्हीं दोनों को मिला था। यहाँ जैक बैंक की सीसीटीवी फुटेज देखता है। इन सभी फुटेज में एक रॉबर 6 फुट से ज्यादा की हाइट का था। दरअसल ये रॉबर जॉर्डन था।
वहीं दूसरी तरफ फुटेज में एक रॉबर हाथ को फ्लैश करते हुए जा रहा था। इस चोर की ये फुटेज जैक के दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन जॉर्डन और उसके साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कॉट से मिलते हैं। स्कॉट इन सभी रॉबर्स के पैसों का ख्याल रखता था और इधर ये लोग कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और कितना चैरिटी में देंगे ये बातें कर रहे थे। इस डिस्कशन के बाद जॉन अपने घर जाता है, लेकिन इधर उसके घर में घोस्ट था। घोस्ट को देखकर जॉन अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि हमने तुम्हारी चोरी का हिस्सा अब तक एक अकाउंट में रख रखा है, उस अकाउंट से पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। अब घोस्ट कहता है कि लिली का क्या, वो मुझे वापस मिल सकेगी? जॉन कहता है कि वो अब जैसे प्यार करने लगी है। तो घोस्ट इस बात पर ज्यादा गम नहीं जताता और यहाँ हमें पता चलता है कि एक चोरी के दौरान इनकी टीम से अकेला घोस्ट ही पकड़ा गया था और जेल में पुलिस ने उसके बाकी साथी का नाम उगलवाने के लिए उसे बहुत टॉर्चर किया था। लेकिन इस सब के बाद भी घोस्ट ने उन्हें एक भी मेंबर का नाम नहीं बताया। इस वफादारी के बदले में घोस्ट जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए हमारे सभी पुराने दोस्तों को एक साथ लाना होगा। ऐसा बोलकर घोस्ट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जॉर्डन को देखती हैं, जो अपनी बहन नाओमी से मिलता है। नाओमी असल में एक ड्रग एडिक्ट थी और जॉर्डन उसकी ये आदत छुड़वाने के लिए उसे प्रोग्राम्स में भेजा करता था, जिसका असर धीरे धीरे जॉर्डन को दिख रहा था। आगे रात के समय जॉन के बुलाने पर सभी टीम मेंबर्स इकट्ठा होती हैं और एक महंगे पब में जाती हैं। इस पब में ये सभी इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या इन्हें घोस्ट पर यकीन करना चाहिए या नहीं, और इनमें से ज्यादातर लोग का जवाब नहीं था, क्योंकि घोस्ट इनसे कभी भी बदला ले सकता था। अब वहाँ पर लिली भी आ जाती है और जैसे बात करके जा रही होती है कि तभी उसे घोस्ट देख लेता है। लिली घोस्ट को देखकर हैरान हो जाती है और इधर मामला बिगड़ने वाला होता है, लेकिन घोस्ट बताता है कि लिली बस मेरा अतीत थी और मैं यहाँ फ्यूचर की बात करने आया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर घोस्ट सभी को ऊपर बुलाता है, जिसके बाद ये सभी छत में होते हैं। यहाँ घोस्ट इन्हें बताता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ एक बहुत बड़ी हाइस्ट की प्लानिंग करने के लिए बुलाया है। दरअसल कुछ गाड़ियों और ट्रक से पैसे बैंक तक लाई जाती हैं। हम उन्हीं ट्रक को चोरी करने वाली हैं और हमारे पास चोरी करने के लिए बस 5 दिन है। तो इसे सुन जॉर्डन की टीम मेंबर्स हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये काफी कम वक्त था किसी चोरी के लिए। जॉर्डन बोलता है कि पैसों का ट्रक बार बार अपना रास्ता बदल कर आता है, ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि अगली बार ट्रक कहाँ से आने वाला है। तो इसे सुन घोस्ट जॉर्डन को एक एनवलप देता है। इस एनवलप में 5 दिन बाद ट्रक किस रास्ते से कितने बजे निकलेगा ये सारा इन्फॉर्मेशन था। जॉर्डन कहता है कि ये एनवलप सिर्फ बैंक वालों के पास होता है, तुम्हें ये कैसे मिला? घोस्ट बताता है कि उसी बैंक में एक रशियन आदमी है, उसने मुझे ये एनवलप दिया, पर इसके बदले में उसे भी हमें चोरी का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस बात पर एजे को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि घोस्ट उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन घोस्ट कहता है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो पिछली चोरी के पैसे जो अभी जॉर्डन के पास हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एक बात सोच लो। ऐसा बोलकर घोस्ट चला जाता है और घोस्ट के जाने के बाद ये चारों डिसाइड करती हैं कि वो ये चोरी करेंगे, क्योंकि इस चोरी में काफी सारा पैसा है। अगले दिन एजे सभी को चोरी करने का प्लान बताता है और कहता है कि हमें किसी तरह पैसों से भरे ट्रक को इस जगह लाकर रोकना होगा, क्योंकि इसी जगह पर नीचे एक बहुत बड़ा टनल है। ट्रक के यहाँ पहुँचते ही हम टनल को बॉम्ब से ब्लास्ट करेंगे और वो ट्रक लूट कर टनल के अंदर से ही भाग जाएंगे। तो इसे सुन जेस कहता है कि हमें इसके लिए बहुत सारे C4 नाम की बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, साथ ही में इसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगले दिन हमें उन ट्रक्स को दिखाया जाता है जिससे कि पैसे लाए जाएंगे। इन्हें देखकर घोस्ट बताता है कि पैसे हमेशा पहले ट्रक में रखे जाती हैं और दूसरा ट्रक सिर्फ दिखावटी है, उसके अंदर कोई पैसा नहीं रखा जाता, तो इसलिए हमें पहले ट्रक को ही चुराना होगा। आगे टीम मेंबर्स उस रास्ते में आने वाले टनल के अंदर जाती हैं और अंदर जाकर वहां अपने कुछ टूल्स और मार्क बनाने लगती हैं। दूसरी तरफ जैक और एडी अपनी गाड़ी में बैठकर फ्रैंको नाम के एक एम्प्लॉय को किसी के साथ डील करता हुआ देखती हैं। फिर जैसे ही वो आदमी चला जाता है, जैक और एडी फ्रैंको के पास जाती हैं और उससे C4 के बारे में पूछती हैं। दरअसल C4 एक बॉम्ब है और उससे ही जॉर्डन की टीम ने हेलीकॉप्टर ब्लास्ट किया था। फ्रैंको को पता था कि ये सारे इलीगल वेपन्स कहाँ बनती हैं, लेकिन फ्रैंको कुछ बताने को राजी नहीं होता।
तब चुपके से जैक गाड़ी के पीछे जाकर फ्रैंको के टायर को फाड़ देता है और उसी वक्त एडी कॉल करके रिपोर्ट करता है यहाँ रास्ते में एक खराब व्हीकल है, उसे उठवाने के लिए हेल्प चाहिए। इसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर गाड़ी उठाने वाली ट्रक आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंको घबरा जाता है और C4 बॉम्ब जहाँ मिलता है वहाँ का एड्रेस रिवील कर देता है। दूसरी तरफ एजे C4 बॉम्ब लेने हैरी के पास जाता है। यहाँ हैरी एजे से उसकी आईडी दिखाने को कहता है। तब एजे उसके सामने पैसों की गड्डी रख देता है। इन पैसों को लेकर हैरी बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते ही हैरी का साथी एजे को दुकान से बाहर निकालने के लिए डंडा निकालने लगता है, लेकिन एजे उससे बच जाता है और इसके बाद जॉर्डन की टीम और बाकी मेंबर्स आकर एजे की हेल्प करती हैं। फिर काफी पिटाई के बाद हैरी उन्हें C4 देने को राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी और जैक को C4 बॉम्ब किस जगह से स्मगल होता है वहां का पता चल जाता है। जैक अपनी पुलिस टीम को उस लोकेशन में ले जाता है और पुलिस को देखते ही वहां के मुजरिम घबरा जाते हैं और उन्हीं पर फायरिंग करने लगती हैं। इस फायरिंग में 2 रशियन क्रिमिनल्स की जान भी चली जाती है। आगे जैक और एडी उस लोकेशन के अंदर छापा मारते हैं। इस लोकेशन में बहुत सारे इलीगल हथियार बेचे जाते थे। जैक इस जगह पर 2 रशियन माफियाज की फोटो देखता है। साथ ही यहाँ पर एक मैप भी था जिसके कुछ इलाकों पर मार्क लगा हुआ था और अब ये सीन इधर ही एंड हो जाता है। दूसरी तरफ जेस हैकिंग करके आसपास की गाड़ियों को कंट्रोल में कर लेता है और ये सब बाहर से जॉर्डन देख रहा था। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है उसी वक्त जॉर्डन कमांड देता है और एक गाड़ी के कुछ दूर जाते ही आसपास की गाड़ियाँ आगे आकर उसे रोक लेती हैं। दरअसल ये लोग इसी तरह ट्रक को रोकने वाले हैं। ये सब देखकर जॉर्डन अपनी टीम को शाबाशी देता है। फिर रात के समय जॉर्डन एजे को बताता है कि उनके पास अब चोरी करने के लिए बस 3 ही दिन का समय बचा है। तभी इतने में ही बेल रिंग होती है। जब जॉर्डन दरवाजा खोलता है तो बाहर उसकी बहन नाओमी थी। नाओमी के आते ही एजे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नाओमी बोलती है कि अब मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हूँ, मैंने अपनी एडिक्शन को छोड़ दिया है। लेकिन जॉर्डन नाओमी की बात नहीं मानता और उसे 3 दिन किसी होटल में रहने को कहता है और बताता है कि अभी मेरी हालत बहुत खराब है। दरअसल जॉर्डन चोरी होने तक नाओमी को खुद से दूर रखना चाहता था ताकि उसे इस चोरी का पता ना चले। दूसरी तरफ जैक उस पब में मिली सभी चीजों को चेक करने लगता है और इसमें उसे 2 रशियन माफियाज की फोटो भी मिलती है। जैक इस फोटो को जूम करके देखता है तो उसे टेबल में एक बैंड दिखाई देता है। इस बैंड में रिवर डेलॉन्ट लिखा हुआ था, जो असल में घोस्ट का ही दूसरा नाम है। अगले दिन जैक घोस्ट के सिलसिले में एक ऑफिसर से मिलता है। वो ऑफिसर बताता है कि पिछले कुछ दिनों से घोस्ट यहाँ आता जाता रहता है। इतना बोलते ही घोस्ट वहाँ की एक बिल्डिंग से निकलता है। घोस्ट के जाने के बाद जैक उसका पीछा करने लगता है। जैक की गाड़ी में इस वक्त जैक की डॉटर मैलिस भी थी। घोस्ट वहाँ से निकलकर एक स्ट्रीट पहुँचता है। यहाँ जॉर्डन की टीम घोस्ट का वेट कर रही थी। घोस्ट चुपके से जॉर्डन को खतरनाक हथियार ऑपरेट करने की बुक देता है। ये बुक घोस्ट ने जॉर्डन के कहने पर ही चुराई थी। अब ये लोग वहाँ से निकलने लगती हैं, पर तभी जाते वक्त जोसेफ अपने मेंबर्स को वैसा ही इशारा करता है जैसा उसने बैंक में किया था। इससे जैक को उस पर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि इन्हीं की टीम ने बैंक को लूटा था। लेकिन जैक के पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए जैक जॉर्डन का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जॉर्डन और उसका अकाउंटेंट जैक को नोटिस करके अपनी गन निकाल लेती हैं, लेकिन जैक की डॉटर को देखकर वह लोग कुछ नहीं करती और जैक की आंखों से गायब हो जाती हैं। इसके बाद अचानक से जॉर्डन को होटल स्टाफ का कॉल आता है। इस कॉल में होटल स्टाफ बता रहा था कि आपकी बहन नाओमी जबरदस्ती होटल से कुछ पैसे लेकर भाग गई है। तो ये सब सुनकर जॉर्डन परेशान हो जाता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढेगा। अब मूवी रात में शिफ्ट होती है। इस वक्त जॉर्डन सो रहा था, लेकिन तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। दरअसल जॉर्डन की बहन पुलिस को मिल गई थी। ये खबर सुनते ही जॉर्डन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। तभी उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जैक और एडी भी एंटर करती हैं, लेकिन जैक को देखने से पहले ही जॉर्डन दूसरे कमरे में चला जाता है। जैक को इधर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसकी टीम को हेक्टर नाम का मुजरिम ड्रग डीलिंग करते वक्त मिला था और इधर हेक्टर बताने को राजी नहीं था कि वो आखिरी बार किससे डीलिंग कर रहा था। तो इसे सुन जैक जल्दी से हेक्टर के पास जाता है और उसे मारने लगता है।
इतना मार खाते ही हेक्टर बोलता है कि वो एक लेडी थी, उसका नाम नाओमी था। ये सुनकर जैक जल्दी से नाओमी का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में सर्च करवाता है और इधर उसे पता चलता है कि 20 मिनट पहले ही नाओमी अपने भाई के साथ यहाँ से निकल गई है। अब सीन दोबारा से जॉर्डन और नाओमी पर आता है। यहाँ नाओमी जॉर्डन के साथ उसके अपार्टमेंट में रहना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन चोरी से पहले अपने साथ नाओमी की जिंदगी में रिस्क नहीं डालना चाहता था, तो इसलिए इन दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में नाओमी चलती हुई गाड़ी से उतरकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं जॉर्डन कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब जैक और एडी एक साथ होती हैं, तभी इंटरनल अफेयर टीम वाले वहाँ आती हैं और जैक को अपने साथ कुछ दिखाने ले जाती हैं। आगे जैक उनके ऑफिस में जाता है और यहाँ टीवी में एक सीसीटीवी फुटेज प्ले हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एडी ने उस दूसरे मुजरिम को पकड़ लिया था, लेकिन उस मुजरिम ने एडी को पैसों का लालच दिया और एडी ने वो पैसे लेकर उस मुजरिम को जाने दिया। जब तक जैक वहाँ आ रहा था, तब तक एडी ने खुद के नाक पर वार किया और जैक के आने पर ऐसा नाटक किया कि वो मुजरिम उसे मारकर भाग गया है। तो ये सब देखकर जैक हैरान रह जाता है। वहीं इंटरनल अफेयर का चीफ बोलता है कि कल ही एडी का रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा, शायद तुम भी अब उसके साथ काम नहीं करना चाहोगे। तो इस पर जैक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकलकर वापस एडी के पास जाता है। इधर एडी ने पता कर लिया था कि 6-3 का वो क्रिमिनल कौन है। एडी जैक को बताता है कि चोरी के दिन जॉर्डन भी उस बैंक में गया था और मुझे जॉर्डन के बारे में नाओमी की आईडी से पता चला। उस बैंक के रॉबर की तरह ही जॉर्डन की भी हाइट 6'3" है, तो इसलिए हमें उससे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ऐसा बोलकर एडी चला जाता है। दूसरी तरफ आज ही वो दिन था जब जॉर्डन की टीम चोरी को अंजाम देने वाली थी। यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग घोस्ट ट्रैफिक पुलिस बनकर ट्रक के आने का इंतजार करता है। वहीं बाकी टीम मेंबर्स रोड के नीचे वाले टनल में ब्लास्ट करने को तैयार बैठी थी। जोसेफ वहीं से ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर रहा था। वहीं एक ब्रिज के ऊपर जॉन घोस्ट पर नजर रखे हुए था कि कहीं घोस्ट इन्हें धोखा ना दे दे। टनल के अंदर से जॉर्डन जॉन को तैयार रहने का कमांड देता है और इस कमांड को सुनते ही जॉन अपने बैग से बहुत बड़ी गन निकालकर घोस्ट के ऊपर टारगेट कर लेता है, ताकि अगर घोस्ट उन्हें धोखा दे तो उसे उसी वक्त उड़ा दिया जाए। दूसरी तरफ जैक और एडी को दिखाया जाता है। जैक गाड़ी में एडी से पूछता है कि तुमने उस मुजरिम को जाने क्यों दिया, तो पहले एडी इस बात को मजाक समझता है, लेकिन फिर वो असलियत बताता है कि मैंने एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया था जिसे भरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस इंश्योरेंस को भरते भरते मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा बोलकर एडी रोने लगता है। अब सीन फिर से घोस्ट पर आता है, जो दूर से ट्रक को आता देख लेता है। ट्रक जब घोस्ट के पास आती है तो घोस्ट उस ट्रक को थोड़ी देर रुकवाता है और तब तक जॉर्डन के टीम मेंबर्स बॉम्ब को सेटल करने लगती हैं। आगे घोस्ट के इशारे पर दोनों ट्रक्स आगे जाती हैं। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देखकर जॉन अपनी गन रख देता है और ट्रांसमीटर के जरिए अपने साथियों को ट्रक कितनी दूरी में है ये बता रहा होता है। लेकिन जैसे ही धमाका होता है उससे पहले ही वहाँ से एक साइकिल वाला गुजरता है, जिससे कि ब्लास्ट होने पर भी ट्रक वहीं रुक जाती है और नीचे आने से बच जाती है। धमाके को देखकर ट्रक के अंदर से ऑफिसर निकलती हैं और गन फायरिंग करने लगती हैं। बचने के लिए जॉर्डन के लोग भी फायरिंग करना शुरू कर देती हैं और ट्रक नीचे नहीं आ पाती। लेकिन तभी जॉन ट्रक के पीछे से आकर दूसरे ट्रक के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और उस ट्रक में बैठकर उसे ऑन करके पिछले ट्रक को टनल में फेंक देता है। इसे देखकर ऑफिसर जॉन पर फायरिंग करने लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए जॉन अपने ट्रक को भी टनल में गिरा देता है। अंदर जाकर जॉन का ट्रक बहुत तेजी से टकराता है, लेकिन इधर जॉन को कुछ नहीं हुआ था। अब जॉर्डन के आधे साथी फायरिंग करने लगती हैं, वहीं आधे साथी पैसे ट्रक से बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ जैक और एडी को भी इस चोरी की खबर मिल चुकी थी, इसलिए ये दोनों भी घटना स्थल में जाने लगते हैं। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक चोरी हो चुकी थी और वे सारे रॉबर्स भाग चुके थे। यहाँ एक इन्वेस्टिगेटर बताता है कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये टनल बहुत सारे अलग अलग सीवर से जुड़ा हुआ है और वे किसी भी सीवर से निकल चुके होंगे। तो इसे सुनकर जैक को एक मैप याद आता है, वही मैप जिसमें 3 जगह रशियन लोगों ने मार्क किए थे। असल में ये तीनों जगह ही यहाँ से निकलने वाले सीवर के पास पड़ती थी। ऐसा बोलकर जैक बस स्टेशन जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी रशियन लोगों ने मार्क लगाया था।
आगे जैक स्टेशन पहुंचकर जोसेफ को वहां देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जैक को जोसेफ पर पहले से ही शक था और उसे यहाँ देखकर उसका शक यकीन में बदल गया था। जैक काफी देर तक जोसेफ का पीछा करता है और अंत में जोसेफ एक रेस्टोरेंट में जाकर छिप जाता है। जैक का साथी एडी जोसेफ जहाँ पर छिपा था वहीं उसे तलाशने लगता है और एक बार तो एडी जैक की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कहीं और चली जाती है। इसे देखकर जोसेफ जैसे ही बाहर आता है, एडी उसे देख लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर ही गन तान लेते हैं। और तभी जैक को दूर से गोली चलने की आवाज आती है। जब जैक किचन में जाता है तो उसे वहाँ एडी दिखता है जिसे जोसेफ ने गोली मार दी थी और उसकी मृत्यु हो गई। इसे देखकर जैक बहुत दुखी होता है और ये सीन इधर ही एंड हो जाता है। अब सीन उसी रशियन माफिया पर शिफ्ट होता है जिससे कि घोस्ट ने एक डील की थी। इधर वो माफिया बोलता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने टीवी में देखा कि तुमने मेरा बताया हुआ प्लान दूसरे लोगों के साथ मिलकर पूरा किया है, ये धोखा है। तब घोस्ट कहता है कि अभी तुम्हें बस पैसों से मतलब होना चाहिए, रोजवेल्ट होटल में आओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये सुनकर रशियन माफिया वहाँ आने लगती हैं। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब एडी नहीं रहा। आगे वहाँ पर इंटरनल अफेयर वाले ऑफिसर्स आती हैं और कहते हैं कि एडी ने चोर को पकड़ते वक्त अपनी जान दे दी, इसलिए हम इस फुटेज को अपने तक ही रखेंगे और एडी की फैमिली को भी मदद देंगे। तो ये सुनकर जैक वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जॉर्डन की टीम पर आता है। यहाँ इन्होंने घोस्ट के कहने पर रशियन गैंग का आधा पैसा तैयार रख लिया था और एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी डोर बेल रिंग होती है और ये लोग घबराकर अपनी गन निकाल लेती हैं। पर डोर के बाहर बस जोसेफ था। जोसेफ अंदर आकर बताता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है क्योंकि मैंने उनके एक साथी को मार दिया है। तो इसे सुन गैंग वाले शॉक रह जाती हैं, लेकिन जोसेफ बताता है कि उस पुलिस वाले को देखकर लग रहा था जैसे कि वो खुद मरना चाहता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तो इसे सुन उन्हें विश्वास नहीं होता और ये सभी जोसेफ को कोसने लगते हैं। आगे पुलिस के डर से जॉर्डन अपने और अपने साथियों का सारा पैसा अपने अकाउंटेंट की गाड़ी में रखवा देता है क्योंकि बहुत जल्द इन पर कार्रवाई भी हो सकती थी। होटल के बाथरूम के अंदर हम घोस्ट को रशियन लोगों से बात करता देखती हैं। रशियन गैंग उस होटल में एक बैग लेकर आई थी और घोस्ट रशियन गैंग को जॉर्डन की टीम को खत्म करने को कहता है। वहीं इस दौरान जॉर्डन रूम के अंदर आता है और पूछता है कि घोस्ट कहाँ है। तब ये लोग बाथरूम की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन फिर इन्हें समझ आ जाता है कि घोस्ट बाथरूम से भाग गया है और अब ये लोग फंस चुके थे। तभी अचानक से एक गोली वहाँ एजे को जाकर लगती है और ये गोली बाहर से रशियन गैंग ने चलाई थी। अब इसके बाद जॉर्डन की टीम वाले भी अपना अपना हथियार निकालकर उनसे लड़ने लगती हैं और रशियन गैंग को वहाँ से भगा देती हैं। लेकिन इस बीच इन्होंने अपना एक साथी एजे खो दिया था। इस पर ये सभी गम जताती हैं, लेकिन तभी जॉर्डन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये सभी इस होटल से जाने लगती हैं और जाते वक्त स्कॉट जॉर्डन को बताता है कि मैं तुम्हारे पैसों के साथ मेरे प्राइवेट जेट में इंतजार करूंगा। ऐसा सुनकर जॉर्डन चला जाता है। अब सीन जोसेफ के घर पर आता है। यहाँ जोसेफ सारा सामान बांधने चला जाता है। वहीं जेस टेबल के ऊपर लिली की लाश देखता है, जिसका मतलब घोस्ट लिली को मारकर चला गया था। लिली की लाश देख जेस फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं अब तक जोसेफ के घर के बाहर पुलिस आ चुकी थी। इस सिचुएशन को देखकर जोसेफ घर में रखी सारी गन्स निकालने लगता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लड़कर मरेंगे। आगे ये दोनों पुलिस की तरफ गन लेकर जाती हैं और इसके बाद क्या होता है हमें दिखाया नहीं जाता। फिर से जैक पर आता है जो जॉर्डन के घर में चुपके से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है और डोर अनलॉक देखकर जॉर्डन को शक होता है। दूसरी तरफ जब जैक दरवाजा खोलता है तो तब तक जॉर्डन भाग चुका था। जॉर्डन जल्दी से नीचे पहुंचकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और उसे वहीं पर उसकी बहन नाओमी मिलती है जो पछताकर वापस आ गई थी। जैक उसको भी अपने साथ गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं जैक भी अपनी गाड़ी से जॉर्डन का पीछा कर रहा था। आगे जॉर्डन अकाउंटेंट स्कॉट को कॉल करता है, लेकिन स्कॉट ने फोन स्विच ऑफ किया हुआ था। स्कॉट जॉर्डन के बताए अनुसार अपने प्राइवेट जेट में पैसे रखकर जॉर्डन का वेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आदमी आकर स्कॉट को मार डालता है और ये आदमी घोस्ट था। घोस्ट उन पैसों को उठाकर जेट से बाहर निकलता है और यहाँ बाहर जॉर्डन उसका गन तानकर वेट कर रहा था।
जॉर्डन कहता है कि तुमने हम सबसे धोखा किया है और अब तुम ये सारा पैसा अकेले ले जाना चाहते हो। जॉर्डन के इतना कहते ही वहाँ पर जैक आ जाता है और ये तीनों एक दूसरे पर फायरिंग करती हैं। इस फायरिंग से जैक और जॉर्डन जख्मी हो गए थे। वहीं घोस्ट को कुछ नहीं हुआ था। घोस्ट जॉर्डन के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे 1 साल तक टॉर्चर सहना पड़ा और ये सभी उसी का बदला है। ऐसा कहते ही घोस्ट को भी एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इस गोली को मारने वाला जॉन था। इधर जॉन जैक को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से पैसे लेकर जॉर्डन की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जॉर्डन, जॉन और नाओमी वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती हैं और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।